नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे धामी सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को जो सौगात दी गई है उसकी। राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। कोविड की वजह से फ्रीज किया गए डीए की बात करें तो उसे खोला गया है और अब 11% बढ़ोतरी के साथ 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सितंबर 2021 के वेतन में ये भत्ता दिया जाएगा जो बढ़ा हुआ है। साथ ही सरकार एरियर भी देगी। इससे 1,60,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही 1,50,000 पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी और मनोज रावत ने बताया कि आज कांग्रेस 2 प्राइवेट बिल लाएगी जिसमें देवस्थानम बोर्ड और भू कानून बिल शामिल है। वहीं कार्यवाही शुरू होने के बाद विधायक मनोज रावत ने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में भूमिहीन किसे कहा जाए इस बारे में सवाल पूछा। काजी निजामुद्दीन के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने जानकारी दी है कि 2021-22 के लिए 15 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है और 247 क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीद होगी। लेकिन विपक्ष ने इसे घोटाला बताते हुए हंगामा किया और इसके बाद सुबोध उनियाल ने सरकार का बचाव किया। विधायक मनोज रावत के सवाल पर श्रम मंत्री ने बताया है कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान 327 कर्मकार सेवा समाप्ति के कारण बेरोजगार हो गए। सफाई कर्मियों के मामले में देशराज कर्णवाल के सवाल के साथ विनोद चमोली ने सफाई कर्मियों के लिए प्रदेश में एक विशेष कैडर बनाए जाने की मांग की। सरकार ने सदन में आश्वासन दिया है कि इसका परीक्षण कराया जाएगा। देखिए 310 में हम बेरोजगारी का मामला लेके आए हैं और नियम 58 में हम जो है आपदा का मामला है, भू कानून का जो है प्राइवेट बिल भू कानून पर लाए हैं, देवस्थानम बोर्ड पर लाए हैं और तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेके हम सदन में जो है सड़क से लेके सदन तक सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो विपक्षी की भूमिका है उसको निभाने का। देखिए मजबूरी में देखिए सदन में विधायी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार ही विधायी कार्य करती है, लेकिन उत्तराखंड की ये सरकार का 4 साल का कार्य आप देखें तो विधायी कार्य करने में बिल्कुल शून्य रही। और मानसून सत्र के तीसरे दिन की बात करें, एक और वजह से चर्चा में रहा यहाँ पर विधायक महोदय का फोन बजा। विधायक संजय गुप्ता का मोबाइल बजा। लक्सर से बीजेपी के विधायक हैं। अध्यक्ष ने जब्त कराया मोबाइल। मंगलवार को सदस्यों को चेतावनी दी गई थी। दरअसल कल ही चेतावनी दी गई थी और ये गैर संजीदगी वाला व्यवहार है कि आप सदन में इस तरह से मोबाइल बेल पर करके बैठते हैं। और कल भी अलर्ट किया गया था कि अगर किसी का फोन बजता है तो फिर जब्त किया जाएगा और आज ऐसा ही किया गया। सुनील और प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, आज का अगर हम तीसरे दिन की बात करें, सौगात की भी अनाउंसमेंट हमने देखी और विधायक की लापरवाही भी नजर आई। कैसा रहा ये आज का दिन? देखिए जीनत, सदन की कार्रवाई अभी भी कंटिन्यूअस है। विधायक हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं वो अपने क्षेत्र की आपदा की समस्याओं को लेकर अभी सदन में अपना बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे 3 दिन के सदन में जीनत एक चीज देखने को मिली कि कल भी जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सदन में आए, भले ही कुछ पल के लिए वो सदन में आए, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण एक घोषणा करके सबको चौंका दिया था कि जो बालिकाओं का जो गौरा देवी कन्याधन योजना 2015-16 और 16-17 की करीब 49 करोड़ के आसपास की राशि थी, वो लंबित पड़ी थी, लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। तो मुख्यमंत्री ने अचानक सदन में जब चर्चा चल रही थी, विभागीय मंत्री जवाब दे रही थी, तो मुख्यमंत्री ने बीच में खड़े होते हुए घोषणा कर दी कि जो 49 करोड़ रुपया जो लंबित है वो एक एक बेटी को उसका पैसा दिया जाएगा। ठीक आज वैसे ही सदन में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री ने जब ये चर्चा चल रही थी, अचानक मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे। अभी भी सदन में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि जो कर्मचारियों का कोविड काल में जो डीए फ्रीज कर दिया गया था उसको खोल दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें 11% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। यानी कि पहले 17% डीए महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलता था, राज्य कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, अब वो भत्ता 28% मिलेगा और अगले महीने सितंबर से ये भत्ता लोगों को देना शुरू कर दिया जाएगा। इससे करीब 3 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं, 1,60,000 कर्मचारी हैं तो 1,50,000 पेंशनर्स हैं, उनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
इसके साथ ही सदन में आज एक ये भी देखने को मिला कि कल भी स्पीकर ने 2 बार सदस्यों को अलर्ट किया था इस बात के लिए कि जब सदन की कार्रवाई चल रही हो वो अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दे या स्विच ऑफ कर लें, क्योंकि बार बार जब बेल बजती है तो सदन की कार्रवाई में इससे व्यवधान होता है। आज जब चर्चा चल रही थी तो लक्सर से विधायक है संजय गुप्ता, एक बार फिर उनके मोबाइल की रिंगटोन बजी। इसके साथ ही स्पीकर ने इस बात का संज्ञान लिया और मौके पर ही उनका फोन जब्त कर लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत की बात मंगलवार को विधायक हरीश धामी ने भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की है। बुधवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे हरीश धामी ने एक बार फिर से बलूनी की तारीफ की। वो दलीय सीमाओं से निकलकर राजनीति करते हैं। धामी ने बताया कि उनकी राज्यसभा सांसद से फोन पर बात हुई थी। बलूनी ने हरीश धामी को उनके क्षेत्र में कहां मोबाइल टावर लगने हैं की सूची मांगी। धामी ने कहा कि बलूनी ने उनको आश्वस्त किया है कि वो उनके क्षेत्र में संचार सेवा के लिए पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, तारीफ जो व्यक्ति काम करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। मेरा जो सिद्धांत है दूसरा, मेरा जो है मतभेद हो सकता है, मैं मनभेद नहीं रखता। और कल मैंने उनसे वार्ता की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप अपने क्षेत्र के मोबाइल टावर जहां जहां लगने हैं उनके जो है नाम लिख के भेज दे, तो निश्चित तौर पर हम प्राइवेट कंपनी से वार्ता करके टावर लगाने का आश्वासन उन्होंने दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पंजाब कांग्रेस में संकट लगातार बरकरार है। गुटबाजी से जूझ रही पंजाब कांग्रेस के मंत्री आज जो हैं वो देहरादून में हरीश रावत से मिले और बैठकों का दौर जारी है। हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। जो मंत्री देहरादून आए हैं वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कैंप के बताए जा रहे हैं। तो पंजाब का जो सियासी ड्रामा है आप देख रहे हैं पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार जारी है। लंबी खींचतान जद्दोजहद के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई और उसके बाद अभी भी जो मंत्री नाराज है, माना जा रहा है कि वो उनके खेमे के हैं, वो हरीश रावत क्योंकि प्रभारी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो अध्यक्ष की जो पूरी आपने देखा कि फाइट हुई इसमें हरीश रावत का बहुत बड़ा रोल था। और इसी वजह से जो नाराज मंत्री हैं, जो नेता, जो भी नाराज नेता पंजाब से मिलने आए हैं हरीश रावत से, संभावना है कि वो जरूर इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। और सभी नाराज हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उनके सरकार चलाने के तरीकों से, उनकी की गई घोषणाओं को पूरा ना करने से। और आपने देखा कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू जो है अनेकों मंच के जरिए इस बारे में बात भी करते हैं, खासतौर से किसानों को लेकर जो घोषणाएं की गई थी उसे पूरा ना करने को लेकर वो अपनी सरकार को घेरते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। अब हरीश रावत की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से बैलेंस बनाते हैं। एक विवाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर था, वो तो सुलझ गया, लेकिन ये जो बाकी लोग नाराज हैं इन्हें वो क्या ऐसे टिप्स देंगे? क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये तो एक सवाल। दूसरा, उत्तराखंड कांग्रेस में इतने विवाद हैं कि कैसे जो है और क्या सुलझता हुआ नजर आया। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कुल मिलाकर हम हरीश रावत की बात करें, उत्तराखंड का तो हम रोज देखते ही हैं क्या हो रहा है उत्तराखंड कांग्रेस में। पंजाब के क्योंकि वो प्रभारी हैं तो पंजाब की भी जिम्मेदारी है। कौन कौन लोग मिलने आए हैं, कोई चर्चा हुई, क्या बात हुई है, क्या नाराजगी है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, क्या शिकायतें हुई हैं? जीनत, सीधा मसला यह है कि सिद्धू जब से प्रदेश अध्यक्ष बने पंजाब कांग्रेस के, तब से सिद्धू की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं सरकार में उनका दखल बढ़े और जो नई सरकार के लिए जो इलेक्शन होगा 2022 में, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता उनके खेमे में आए और अमरिंदर सिंह जो अभी तक पंजाब कांग्रेस के पूरे एक बड़े ध्रुव माने जाते थे वो कहीं कमजोर हों। हरीश रावत वहां पर प्रभारी हैं और पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से सियासी ड्रामा चला है पंजाब कांग्रेस में, अब पंजाब कांग्रेस के 3-4 मंत्री और 3 विधायक इस वक्त देहरादून के इस होटल में मौजूद है जहां मैं मौजूद हूं। इसके फर्स्ट फ्लोर में इस वक्त बैठक चल रही है। हरीश रावत से वो बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है सिद्धू गुट की तरफ से कि हाँ, जो अमरिंदर सिंह को हटाया जाए वो मुख्यमंत्री के तौर पे सक्सेसफुल नहीं है और अगर 2022 में कांग्रेस को पंजाब में आना है तो यहाँ पर सिद्धू के नेतृत्व में जो कांग्रेस आगे बढ़ेगी उनको आगे बढ़ाया जाए और इस समय एक चेंज कर दिया जाए, अमरिंदर सिंह को हटा के किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये यहाँ पर चल रहा है। और हरीश रावत इस वक्त प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को सुलझाएं। लेकिन जो बात आपने कही कि वही हरीश रावत जो अब से लगभग 1 महीने पहले जब 22 तारीख जुलाई को घोषणा हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल होंगे, उससे पहले राहुल गांधी के यहाँ जब बैठक हुई तो उसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह सभी एक लाइन पर खड़े थे कि किसको जिम्मेदारी दी जाए, किसको ना दी जाए, किससे सलाह ली जाए, किससे ना ली जाए। तो जो व्यक्ति खुद एक स्टेट में आप अपने सर्वाइवल की फाइट लड़ रहे हो, कांग्रेस के खुद जहां गुटबाजी हो जिस प्रदेश में, वहां पर हरीश रावत 2 बड़े नेताओं के बीच
मतलब सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच क्या हल निकाल पाएंगे? जो बड़े नेताओं से हमारी बातचीत हुई है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा इस वक्त चल रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और फाइनली हल हाईकमान से ही निकलेगा। जीनत, बिल्कुल, और अब हाईकमान कितना वक्त देते हैं हम उस पर भी लगातार स्थिति देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रदेश देश में कहीं पर भी जो कांग्रेस शासित स्टेट्स है वहां पर डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोदियाल का स्वागत किया। गोदियाल सालम के धाम देव में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत सैकड़ों लोग शामिल होंगे। और मीडिया से बात करते हुए गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जो संघर्ष कर रहा है, मैंने रात को 11:30 बजे तक 12 बजे तक लोगों को इंतज़ार करते देखा, ये संघर्ष करते देखा। ये संघर्ष निश्चित रूप में रंग लाएगा और हमारे इस क्षेत्र की महान जनता, हमारे पूरे उत्तराखंड की महान जनता 2022 में वापस कांग्रेस को इस राज्य में सत्ता में स्थापित करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इसमें संरक्षक मंडल में 5 लोगों को जगह दी गई है, जिसमें दिवाकर भट्ट, बीडी रतूड़ी, नारायण सिंह जंतवाल, त्रिवेंद्र सिंह पवार और पुष्पेश त्रिपाठी शामिल है। जबकि एसएस पांगती को सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने जानकारी दी है कि अब पार्टी पूरी तरह से चुनाव मोड में आ गई है। आज मैंने अंततोगत्वा ये कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें सारी जानकारी आपको दे दी गई है और कुछ पद हमने और कुछ दायित्व हमने अभी छोड़े हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं लीडर्स जो हमारे हैं उनको हम अलग से उसका अधिभार देंगे, प्रभार देंगे। राजधानी देहरादून में देर रात तेज बारिश से पूरा शहर पानी से लबालब हो गया। दून के प्रसिद्ध आईटी पार्क में पानी भर जाने से लोग घंटों फंसे रहे। साथ ही सड़कों पर सैलाब आ गया। भारी बारिश से खाबड़वाला में सड़क पर मलबा आ जाने से काफी नुकसान हो गया। मलबा लोगों के घरों में घुस गया। विजयनगर और पथरिया इलाके में भी बारिश का पानी और मलबा घरों में घुस गया। इलाके की सड़कें भी टूट गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में तेज बारिश हो सकती है। और पीयूष गोयल जो मंत्री हैं, ये सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़े तो बफर स्टॉक के माध्यम से अधिक पैसा शुगर इंडस्ट्री को मिले, जिससे और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए। तो अलग अलग प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय पे हमारे गन्ना किसानों को भुगतान मिले। अब वर्ष 1 अक्टूबर से फिर गन्ना किसानों का अपना उत्पादन बिकना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन सब प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण गन्ना किसानों को इस साल भी अच्छी अपनी कीमत मिलेगी। ये उल्लेखनीय है कि सीएसीपी जो कैलकुलेट करती है सब कॉस्ट को और उसके ऊपर क्या रिटर्न होना चाहिए, उसके अनुमान के हिसाब से जो मार्जिन मिलता है किसानों को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, हमने एक तय किया था स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन पे कि 50% कम से कम कॉस्ट के ऊपर किसान को पे किया जाए। ये उल्लेखनीय है कि आज के इस 290 रुपए के फैसले से जो किसानों को उनके खर्चे के ऊपर पैसा मिलेगा, द अमाउंट दे विल रिसीव ऑन टॉप ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन, वो 87% हो जाएगा। 87% रिटर्न होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अपने आप में दर्शाता है कि बाकी सब फसलों से एक प्रकार से ज्यादा एफआरपी के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिले। 87% ओवर दी A2+FL कॉस्ट, ये मार्जिन सुनिश्चित किया गया है। एक और विषय जो दर्शाता है कि कैसे हम गन्ना किसानों को लाभ दे रहे हैं, वो है जो कुल कीमत गन्ना की है चीनी की कीमत के निस्बत। व्हेन यू टेक द कंपैरिजन ऑफ द टोटल शुगर प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ शुगर केन इन दैट, तो वो भी लगातार बढ़ते जा रही है। और भारत शायद एकमात्र देश होगा
जहां पे लगभग 89% और अब आज के इस फैसले के बाद वो 91% शुगर प्राइस का गन्ना के किसानों को मिलेगा फॉर द शुगर केन प्राइस। ये विश्व के स्तर पे अगर देखें तो लगभग 70 से 75% शुगर प्राइस का गन्ना किसानों को मिलता है। भारत में गन्ना किसानों की को और ज्यादा प्राइस मिले उसकी चिंता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसके कारण लगभग 90% जो शुगर की रिकवरी होती है वो दाम गन्ना किसानों को मिलेगा। और इस चीज को मेकअप करने के लिए इथेनॉल, एक्सपोर्ट, इन सब माध्यमों से हमने एक प्रकार से शुगर इंडस्ट्री को भी संभाला है, गन्ना किसानों को भी समृद्ध बनाया है और साथ ही साथ कंज्यूमर उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। तो ये एक प्रधानमंत्री जी के काम करने की एक विशेषता जो हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखी है। द बैलेंस, द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन interests of our farmers, of our consumers, and to ensure the organized industrial activity, ये सबको सुनिश्चित करते हुए आज का निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take some questions on cabinet decision. Number 22. सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल यह है कि गन्ने की FRP में जो 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को अगले शुगर सीजन में कुल कितना अतिरिक्त FRP यानी पैसा मिल पाएगा? दूसरा सवाल, जो लगभग इस वर्ष 90-91 हजार करोड़ रुपए मैंने अभी बताया, अनुमान है कि अगले वर्ष वो 1 लाख करोड़ रुपए हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि गन्ने की FRP के आधार पर आमतौर पे एथेनॉल की कीमत और चीनी की MSP तय होती है, तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने FRP बढ़ाया उसी तरीके से एथेनॉल की कीमत वो फॉर्मूला ड्रिवन है? जो पेट्रोलियम कंपनीज ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया है इथेनॉल का, वो एक फॉर्मूला ड्रिवन है। फॉर्मूला के हिसाब से वो कीमत लगातार रिवाइज होती रहती है। 116। अगर हम तो कुल मिलाकर गन्ना किसानों को बड़ी राहत, यही सरकार का दावा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। मूसलाधार बारिश से विकासनगर बाजार समेत आसपास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं। मामले में पालिका प्रशासन का कहना है कि मुख्य बाजार में पानी की निकासी के लिए हाईवे के दोनों तरफ नाली बनाई गई है, जो कि लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। नालियों की सफाई के लिए NH प्रशासन को कहा गया है। के नीचे जो NH वालों ने नाले बना रखे हैं वो सब पैक है, भरे हुए हैं। उनको खाली करने के लिए हम लगातार NH को पत्र लिख रहे हैं कि इनको खाली कराया जाए। कहीं से भी इनमें खाली कराने के लिए कोई अगर सफाई करने के लिए कोई चैम्बर बना होता तो अपने लेवल से भी हम कराते। पौड़ी में आज सुबह बस स्टैंड के पास श्रीनगर हाईवे पर अचानक आग लगने से 2 दुकानें जलकर राख हो गई। एकाएक लगी आग ने स्टेशनरी की दुकान और एक रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। खबर पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जो है काफी मशक्कत की। हादसे के पीछे जो है शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। काफी सामान जो है वो जल गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। पवनदीप राजन को उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिंगिंग शो जीतने के बाद पवनदीप राजन ने CM पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। पवनदीप राजन युवा हैं और युवाओं को प्रेरित करेंगे। कला, पर्यटन, संस्कृति उत्तराखंड की, इससे लोगों को जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जिसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पवनदीप को। स्लम एरिया के वोट बैंक पर पार्टियों की नजर हमेशा रहती है।
बीजेपी सरकार ने 3 साल का स्लम एरिया में फिर एक्सटेंशन दिया है, तो विपक्ष के सर जो है वो सुर इस पर बुलंद हो गए हैं और लोगों ने भी मालिकाना हक की बात कर दी है। प्रदेश सरकार ने चुनावी साल में कमजोर वर्गों को राहत देते हुए राज्य के नगर निकायों में 582 स्लम एरिया में रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को राहत दी है। बस्तियों में अगले 3 साल यानी 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इस फैसले पर बीजेपी जहां अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है, तो वहीं लोगों का कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनको मालिकाना हक चाहिए। हर बार अतिक्रमण में आने के डर से उनकी नींद उड़ी रहती है। अब हमें सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो ये अध्यादेश जारी किया है 3 साल का, तो हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि हमें मालिकाना हक चाहिए। बस्ती वासियों को मालिकाना हक चाहिए। जो बस्ती वासी है, हम लोग बस्ती वासी हैं, हम लोगों को रातों को नींद नहीं आती है कि किस समय ये अतिक्रमण के नाम पर हमारे घरों को तोड़ दे। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय बेल कोलू, कच्ची घनी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।